कलर भी ईमानदार हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, कस्टमर को भी पता है कि हमने जो मेकिंग चार्जेस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो पूरी आपकी नल एंड वाइट जीरो हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट जमाने में 100% वापसी हो। बैंक के 10-10 साल में डबल कर रही हैं, उसके बाद भी टीडीएस कटता है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है, वो सोना एक ऐसी चीज है जो आप अपने घर की तिजोरी में रख लेंगे तो आपको मालूम है वो सोना आपका है। वो टनों में गोल्ड खरीदेंगे। जो है पूरा खुला हुआ है। अगर आप उसको सिक्के के लिए अगर कस्टमर ये और फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज मेरे साथ है ऑल इंडिया गोल्ड स्मिथ एंड जेवर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा जी। और काफ़ी यहाँ देखिए अशोक वर्मा जी हैं जो बिहार में हैं, कैट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, AIJGF के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम बात करते हैं ज्वेलरी बिजनेस पर। काफ़ी कुछ लेकर के जो है जेवर को और स्वर्णकार से जो संबंधित व्यवसाय है उसे लेकर जनता में कई तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिसके कारण व्यवसायी और ग्राहक का जो संबंध है उसमें कई बार खटास सामने देखने के लिए मिलता है। अव्यवहारिक बातें ग्राहकों की तरफ से कही जाती हैं। तो जेवर और सोना में अंतर क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कैसे व्यवसाय है और आपको सोना या ज्वेलरी कितना लाभदायक है। जब आप क्रय करते हैं तो माना यही जाता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो नियंता है सोना, वो कभी आपको घाटा नहीं देता है। अगर आप जमीन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो सोना जितना रिटर्न आपको बैंक तो कतई नहीं देने जा रहा है। कहा जाता है कि इमरजेंसी में, आफत में, आपात स्थिति में जेवर ही आपको उबारने का काम करता है। चाहे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो या आप अभी असद को देखे होंगे, जो भागता है वो सोना लेकर ही भागता है। रुपया लेकर आप भाग नहीं सकते, न दूसरा सामान। तो इन्हीं विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे। पंकज अरोड़ा सर, ज्वेलरी और व्यवसाय जो है उसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां समाज में है और अभी आप देख रहे हैं कि असद भी गए तो 200 टन सोना लेके गए, बांग्लादेश की राष्ट्रपति गई तो भी सोना लेकर के ही लोग भागते हैं। सोना के रिटर्निंग को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती हैं। लोग जेवर खरीदते हैं फिर बेचते भी हैं आफत में। ये पूरे व्यवसाय को लेकर के जो है ग्राहक और विक्रेता के बीच जो संबंध है, इन तमाम पहलुओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सत्य बात है कि सोना ही दुनिया की असली करेंसी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत सरकार हो या कोई भी देश हो, तो गोल्ड को सोना गिरवी रखने के बाद ही कोई अपनी करेंसी छापता है। यानी आज जो अगर भारत में रहते हैं, भारत का अगर रुपया है तो गोल्ड रिजर्व है तो उसके बदले में करेंसी छपती है। तो असली बात तो हो गई, सोना ही असली करेंसी है। जब भी कोई देश खत्म होता है या कहीं कोई जाता है दूसरे देश में, वो सोना लेके जाता है, उसका उस देश की करेंसी के रूप में उसका बदलाव हो जाता है। तो सोना आज नहीं, सैकड़ों साल से चलता चला आ रहा था। जिस समय सोने के सिक्के चलते थे, उसके बाद चांदी आई, कॉपर आई, गिलट आया, जो कि प्रत्येक धातु का एक कीमत है। तो अब रही बात कि ज्वेलर्स और विक्रेता के बीच में, हमारे देश में हॉलमार्किंग 2021 में लागू हुई है। उससे पहले हमारे देश में कोई गाइडलाइन नहीं थी प्योरिटी को लेकर। तो पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से होता था कि 80% प्योरिटी है तो 15 से 20% की मेकिंग चार्जेस लग के 100 में गोल्ड बिकता था। लेकिन 2021 आने के बाद एक समाज में बदलाव आया। ज्वेलर्स को भी एक समझाने का मौका मिला कि अगर आप 18 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं तो 75% सोना है, 75% के अब दाम खुलते हैं बाजार में। पहले क्या होता था कि 24 कैरेट जो सोने का भाव है वही भाव खुलता था, उसी भाव से ज्वेलरी मिलती थी, पर उसके अंदर मेकिंग इंक्लूड होती थी। तो वो लोगों के समझ में आता भी था और नहीं भी आता था। और अब स्पष्ट कहा जाता है कि मेकिंग ट्रांसपेरेंट जमाना है। अब सीधा कहा जाता है कि 18 कैरेट अगर 80,000 रुपए का 24 कैरेट भाव है तो 60,000 का 18 कैरेट यानी 75%। उसके बाद 15% से 22% की मेकिंग चार्जेस, 3% GST। तो घूम फिर के 60% के पैसे आपने उधर दे दिए और 15 से 25 मेकिंग। तो ज्वेलर भी ईमानदार हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, कस्टमर को भी पता है कि हमने अगर ये 60% का सोना लिया 60,000 के भाव में तो मैं वापस करूंगा तो 59,000 पैसे मुझे मिल जाएंगे, मेकिंग और GST मेरी शून्य हो जाएगी। विवाद तो यही खड़ा होता है ना कि जब कस्टमर इस चीज को क्यों नहीं समझने के लिए तैयार है कि वो 75% का दाम देकर खरीदता है और जब रिटर्न करने जाता है तो सोनार से जो है, दुकानदार से वो 100% की अपेक्षा रखता है कि रिटर्न हो। नहीं, देखिए, पहले जब लोग 24 कैरेट में बेचते थे तो हमारे देश के लोगों का मानना क्या था, जैसे मान लीजिए किसी ने सन 2000 में 4,000 रुपए 10 ग्राम के भाव से गोल्ड खरीदा, अब वो 2020 में उसको मुसीबत आई बेचने, उसको 40,000 का मिल रहा है, कटने के बाद भी 30,000 मिल रहा है, तो वो खुश होता है कि 4,000 का मुझे 30 मिल रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखे व्यक्ति है, जो बच्चे आज के समाज के हैं, तो वो कैलकुलेशन जानते हैं कि हमने किस तरीके से लिया। तो आज का क्या है, 18 कैरेट का भाव अगर 60,000 है तो 59,000 में वापसी है, जो मेकिंग है आपकी शून्य है। जिस तरीके आप जो अपना मकान बनवाते हैं तो जो आपका मिस्त्री आता है वो ईटा खड़ा करके दीवार बना देता है,
मिस्त्री ने अपनी कॉस्ट ली, कल आप दीवार गिरा दीजिए वो शून्य हो जाएगी। मिस्त्री अपनी कॉस्ट लेके चला गया। ऐसे हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो मेकिंग चार्जेस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो पूरी आपकी नल एंड वाइट जीरो हो जाएगी और आपका जो 60,000 भाव आपका खड़ा हुआ है वो आपकी रकम है। रिटर्निंग कितना है ज्वेलरी का? 100% है ना। आप तो आज के ट्रांसपेरेंट जमाने में 100% वापसी हो गई है। अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले 916, तो हमने आपसे दामी 916 के सब भाव के लिए और मेकिंग चार्जेस अलग लिए। अब आपने 80,000 में खरीदा, 60,000 की उसमें प्योरिटी थी, 20,000 आपने मेकिंग और जीएसटी दिया, तो 20 तो आपको मालूम है अभी अभी खत्म हो गए। 60,000 का 59 आप अभी ले लीजिए तुरंत। अब 100% वापसी होती है, पर अगर हम 18 कैरेट के दाम ले रहे हैं तो 18 ही कैरेट के आपको वापस करेंगे। नहीं, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे लोग सोना खरीदते हैं या जेवर खरीदते हैं कि आफत में हमको काम आएगा, आपदा की स्थिति में, या निवेश के ख्याल से अगर हम ज्वेलरी खरीदें या सोना खरीदें तो उसका रिटर्निंग बैंक की अपेक्षा या जमीन खरीदने की अपेक्षा या दूसरे धातु की अपेक्षा कितना बेहतर है? देखिए, सोने का अगर आप कई सालों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो सोने ने आज एक जमाना था जब बैंक एफडी हम लोग को 5 साल में डबल, सबने जानते हैं इंदिरा विकास पत्र 5 साल में दुगना करते थे। आज बैंकें 10-10 साल में डबल कर रही हैं, उसके बाद भी टीडीएस कटता है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है वो 10 टाइम्स, सब जानते हैं 2000 में सोना 4,000 पे, 1999-98 में 4,000 का भाव था, आज वो 40,000 नहीं, आज वो 80,000 पे खड़ा है, यानी बहुत तेजी से ज्यादा। दूसरी बात है, बैंक में हम एफडी कराते हैं, आपको भारत सरकार 5 लाख की केवल गारंटी देती है। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो आप अपने घर की तिजोरी में रख लेंगे तो आपको मालूम है सोना आपका है, और अपने जिनको लगता है कि नहीं मेरा सेफ्टी नहीं है, वो उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। घर में आपको चोरी हो जाए आपका क्लेम मिल जाएगा। सोना का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आप घर में ज्वेलरी, आपकी ज्वेलर्स की दुकान है तो ज्वेलर्स अपने स्टॉक का, अपनी दुकान का भी इंश्योरेंस स्टॉक करा सकता है। अभी एक खबर आई थी कि पिछले साल 11 टन सोना भारत सरकार ने खरीदा था और अभी करंट जो वित्तीय वर्ष है उसमें 77 टन सोना की खरीद की गई। भारत सहित दुनिया के करीब इस समय 10 देश हैं जो भारत लगभग टॉप 8 देशों में आ रहा है। आप लोग पहले सुनते होंगे फॉरेक्स रिजर्व होता था हमारे देश में, लेकिन अब भारत से जब मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने फॉरेक्स रिजर्व की बजाय, यानी यूएस डॉलर को इकट्ठा करने की बजाय, इंडिया गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो गोल्ड रिजर्व कर रही है। अच्छा, सोना लगभग 900 टन के आसपास इस समय हमारे देश का गोल्ड रिजर्व हो गया है, और इधर 4-5 देश लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। चाइना ने भी पिछले महीने बाइंग किया है। तो अब क्या है, सेंट्रल बैंक की जो पिछले 3 साल से बाइंग चल रही है उसकी वजह से गोल्ड के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक जो निवेशक है हमारे देश का, वो कितना भी खरीद लेगा, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, लेकिन जब सेंट्रल बैंक खरीदते हैं तो वो टनों में गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि उनको अपने देश की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। ये जो सोना परचेज होता है और जो दुकानदार के यहाँ सोना आता है, तो ये ग्राहक कहते हैं कि सोना हम खरीदेंगे तो उसका बिल चाहिए, या उस पर लोन लेना चाहते हैं तो कोई एक कंपनी है, नाम लेना उचित नहीं है, तो वो टेस्ट करके गोल्ड लोन देते हैं। इसमें लोचा कहाँ पे है? देखिए, वो सिक्का पर लोन नहीं देंगे, जेवर पर देंगे, चेक करेंगे 75%, तो फिर सिक्का पर क्यों नहीं मिलता है? देखिए, अब सिक्के का तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कौन सी, जो भी आपके हिसाब से जो एनबीएफसी कंपनीज हैं, साउथ इंडियन बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं, या तमाम ऐसी हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि सिक्के पे नहीं देते हैं। हाँ, गोल्ड ज्वेलरी पे कहीं कहीं पहले क्राइटेरिया था, केवल 22 कैरेट पे लोन दे रहे थे, 18 पे नहीं दे रहे थे, लेकिन आजकल वो 18 पे भी दे रहे हैं। तब हमारे देश में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था कैरेट का, अब स्टैंडर्डाइजेशन है। आप आज की तारीख में हॉलमार्क सेंटर गवर्नमेंट के खुले हुए हैं। कोई भी हमारा देश का नागरिक अपने निकटतम हॉलमार्क सेंटर में जाके 200 रुपए और प्लस 36 रुपए 18% जीएसटी देकर 236 रुपए देकर उस आर्टिकल की अपनी जांच करा सकता है। उससे उसको शुद्धता, उसको पता लग जाए, जिसको किसी सुनार के पास चेक कराने की जरूरत नहीं है। और आजकल कैरेट मीटर मशीनें लगी हुई हैं, जिस भी एनबीएफसी के पास जाएगा वहां पे जाके अपना चेक कराएगा और सामने सामने उसको सुविधा मिल जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ अशोक वर्मा जी। बिहार में हॉल मार्किंग कितना सफल है? नहीं, बिहार में क्या, पूरे देश में हॉल मार्किंग सफल है। आपने एक प्रश्न पूछा कि सिक्के के ऊपर में क्यों नहीं लोन देता है। हाँ, सिक्का एक ठोस धातु है, नहीं, जिस पर लक्ष्मी गणेश छपवा करके सोना बेचते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो ठोस धातु है। जेवर जो है पूरा खुला हुआ है। अगर आप उसको सिक्के के लिए, अगर कस्टमर ये और परमिट करता है बैंक वाले को कि इसको काट के देख लीजिए तब हमें लोन दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे उस पर मिलेगा।
इसलिए सिक्का को उसको नहीं देता है, और चूंकि कस्टमर उसको परमिट नहीं करता है इसलिए वो नहीं देता है। जेवर पे हमेशा मिलता है। हॉलमार्किंग की जो व्यवस्था HUID अब आ गई, उससे ज्वेलरी मार्केट में कितना नफा नुकसान हुआ? नहीं, नफा नुकसान क्या, कम से कम कस्टमर को जो कहा जा रहा है उसी पे एक श्योरिटी जो जेवर तो मिल रहा है ना कस्टमर, इसलिए इससे हमारे विश्वसनीयता और बढ़ी है ज्वेलर्स का। BIS की एक मीटिंग में मैं था, वहां कहा गया था कि सुनारों को HUID या HM जरूर अपनाना चाहिए। ये किसी भी माने ज्वेलरी के आइटम को जो है वो ब्रांडेड बनाने का एक साधन है, इससे बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें शामिल होकर के लोगों को HM कराना चाहिए, हॉलमार्क कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। और सबसे आपको बता दें कि ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पहल पर ही जो पहले BIS में 11,000 प्लस GST लग करके उसका पैसा लगता था रजिस्ट्रेशन कराने में, लाइसेंस लेने का, आज हम लोगों ने उसको 0 करा दिया है। तो हम आपके माध्यम से अपने ज्वेलर्स भाइयों को कहेंगे कि जब आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है तो सरकार के साथ हमें साथ देने में कोई बुराई नहीं है, और निश्चित तौर पर आपको हॉलमार्किंग लाइसेंस लेना चाहिए। सोना कहाँ तक जाएगा? बहुत दाम बढ़ रहा है। देखिए, दाम तो बढ़ना चल रहा है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कहां तक जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज की डेट में भी सोना का इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। ग्राहकों को सोना खरीदना चाहिए। बिल्कुल खरीदना चाहिए। सोना या जेवर? नहीं, सोना या जेवर किसी फॉर्मेट में हो। जेवर में तो आपको ये मिलता है ना कि आप पहन करके कुछ दिन अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं, तो आम के आम और गुठली के दाम, इसलिए आपको देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर